बैग हटा लो, एक भी आगे बैग नहीं होना चाहिए, सभी हटा लो। चलो चलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलिए, अब आवाज बिल्कुल भी रोक दे। क्लास स्टार्ट करें? क्लास स्टार्ट करें? कैसे हो सभी? तैयारी कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? हाँ, आपके कारनामे इतने अच्छे हैं कि आपका जिक्र पहले ही आ गया मेरे पास। हाँ, तो सुनो पहले। और आपके बीच वाले तो काफी पीछे पड़े हुए थे, बिल्कुल काफी पीछे पड़े हुए थे। नौ धुआंधार और खतरनाक। हाँ, तो पहले सुनो और समझो अच्छे से। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि स्टूडेंट, उत्कर्ष में जब मेरी एंट्री हुई थी तो फर्स्ट एंट्री थर्ड ग्रेड B1 से हुई थी। किससे? B1 से। और मेरा फेवरेट बैच जो था वो B2 था। कौन सा था? और क्यों बना, रीजन बताता हूँ। क्योंकि B2 बैच के अंदर सबसे ज़्यादा पिछली वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुए थे, सबसे ज़्यादा B2 बैच में। ओके, और आपकी किस्मत और मेरा सौभाग्य है कि मैं वापस थर्ड ग्रेड के B2 बैच में आया हूँ, है ना। अब दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि उस B2 बैच का रिकॉर्ड ये B2 तोड़े। तोड़ोगे? तोड़ोगे ना? तीसरी बात सुनो, मैं तो चाहता था कि अगर B2 में मेरी क्लास लगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लगे, है ना, ताकि मैं पहले से बैच को कस के रखूं। स्पष्ट कह रहा हूं। और नो डाउट आप जो यहाँ पर बैठे हो और मुझे जो देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि हाँ पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी, पर आपको स्टूडेंट ने, आपके फ्रेंड लोग ने बता दिया होगा, बता दिया होगा ना। तो बता दो आप खुद ही कि रूल्स और रेगुलेशन बताने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? पक्का? बिल्कुल। सुनो सर, आवाज बढ़ाओ, डीजे वाले बाबू। अब सुनो और समझ लो पहले। क्लास जो स्टार्ट, आराम से, आराम से, लय और ताल के साथ। ओके, ठीक है। तो सुनो स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ चीजें थोड़ी और धीरे कर दो, वरना ये अभी और वो भजन संध्या वाली फीलिंग लाएगा। हाँ हाँ, बस ठीक है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे गुरुजी, टेंशन मत लो, इंतजार आपका खत्म हुआ, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल अब सुनो और समझो स्टूडेंट, बिल्कुल परिचर्चा भी करेंगे, सिलेबस के बारे में सब चीज़ें भी बताएंगे, पर कुछ चीज़ें जो होती है क्लास स्टार्ट करने से पहले जान लेनी है। अब सुनना स्टूडेंट और समझ लेना अच्छे से। पहले बोल रहा हूँ, आप और आपका व्यक्तित्व जो है, स्पष्ट कह रहा हूँ, आप और आपका जो व्यक्तित्व है वो एकदम मंदिर रूपी इस क्लास के अंदर आने के बाद एकदम साधारण होना चाहिए। इस बात को स्पष्टली सुन लेना और समझ लेना, किस लिए वो रीजन भी बताऊंगा। व्यक्तित्व जो होना चाहिए साधारण होना चाहिए, और क्लास के अंदर बैठते ही तो ध्यान रखना, सब चीज़ों को भुला दो, क्योंकि आज आप जिस जगह पर बैठे हो ये जगह आपका आने वाला कल तय करेगा और माता पिता के सपने तय करेगा।
समझ में आया ना? और मेरी हर क्लास में स्टूडेंट बोलते सर मोटिवेट किया करो। मोटिवेट में, मोटिवेशनल में, हर चीज में सर्वोपरि होंगे पेरेंट्स। कान खोल के सुन लेना। तो आप यहाँ पर बैठे हो तो सिर्फ यही मत सोचना कि सिर्फ मैं अपने लिए बैठा हूँ। घर पे पेरेंट्स जो है वो आपसे बड़ी आस लगाए हुए बैठे हैं। पहले बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, और 3rd ग्रेड की जॉब लेते ही हमारी जितनी कितनी भी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, समाप्त। स्टूडेंट यहाँ पर जो तैयारी करने आए हैं वो चाहे भले कितने भी लखपति हो, करोड़पति हो, कितने भी मीडियम फैमिली के हो, कितने भी गरीब हो, अगर आप यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आए हो तो घर को नीडेड है इसीलिए आए हो, और आपको भी ज़रूरत है इसीलिए आए हो। ग्रामीण क्षेत्र से कौन कौन है, हाथ खड़े करना। क्या बात है, गांधी जी ने सही कहा था कि पूरे भारत की जो आत्मा बसती है वो कहाँ बसती है? हाँ, शहर में तो सारा आत्माएं भटकती है। तो सुनना और समझना। आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो अच्छे से सुन लेना। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जो होता है और हमारे पेरेंट्स जो होती है, उनकी जिंदगी एक मध्यम वर्ग की होती है। पैसे की कीमत क्या होती है शायद अभी तक हमें तो नहीं पता, पर पेरेंट्स को अच्छे से पता है। हमारे घर में कई बार ऐसी कंडीशंस बनती है स्टूडेंट की माँ अपना सुहाग यानी गले के गहने, घर में स्थिति ऐसी बनती है तो कई बार गिरवी रखती है और हमारा भरण पोषण करती है। अगर ऐसी स्थिति आपने अपने घर में देखी है तो स्टूडेंट प्रण ले लेना कि इस स्थिति से अपने घर को बाहर मैं निकालूंगा। इस बात को ध्यान रखना। आज तक पेरेंट्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस ही किए हैं, अब हमें कुछ करके दिखाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, वरना अभी तुम्हें पछतावा नहीं होगा स्टूडेंट। जब वैकेंसी का रिजल्ट आएगा, अभी बोल रहा हूँ, रिजल्ट आएगा कोई 0.5 से, कोई 1 से पीछे रहेगा, तब साला यहाँ दर्द होगा और पिता के लिए, माँ के लिए आंसू बहेंगे कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करें, काश। समझ में आया ना? इसलिए बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, एकाग्रचित होकर जब तक आप 2 से 4 आओ या 2 से 8 आओ, सब कुछ भूल जाना। जितना भी आपका स्टैंडर्ड है, आप कितने भी बड़े डॉन हो, तो डॉनपना कहाँ रखो? कोचिंग के बाहर, क्योंकि यहाँ पर आपका आने वाला कल और पेरेंट्स के सपने, आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, जिनका कल आपके हाथों में है। तो ध्यान रखना, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक की नहीं, बहुत जनों की है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें क्लास के अंदर एक ही काम करना है, सिर्फ तो सिर्फ स्टडी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। ये हर क्लास में, मेरी पहली क्लास यही, मतलब क्लास के अंदर पहला पॉइंट यही होता है कि स्टूडेंटों को सबसे पहले उनका लक्ष्य बताओ। पढ़ाई तो बाद की बात है। दूसरी बात सुनो, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये देख लो, पॉइंट भी आ गया है, कोई स्टूडेंट का है, सर मैं पिछली बार आपसे हिस्ट्री पढ़ी थी लेकिन सिर्फ 1 नंबर से रह गई। अब सोचो, 1 नंबर और पॉइंट वाले नंबर और 2 नंबर तक, 4 नंबर तक जो पीछे रहता है ना स्टूडेंट, बड़ी तकलीफ होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और तुम्हें उस स्थिति में जाना ही नहीं है, तुम्हें टॉप करना है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, वो पढ़ाऊंगा राजस्थान का इतिहास। कौन सा? राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में आपके 3 पोर्शन है। कितने हैं? 3 पोर्शन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब सुनो, पिछले पेपर को देखें तो जो ज़्यादातर सवाल बने थे वो बने थे मॉडर्न से। किससे?
और बिल्कुल नो डाउट हर एग्जाम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो आपका जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं उस टॉपिक को तो आपको ईंट के इक्के की तरह रखना है। किसकी तरह? हालांकि हम सब पढ़ेंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, पर हमारा जो टॉप लेवल का जो पोर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और मैं अभी भी बता दूं स्टूडेंट्स कि मैंने B1 पढ़ाया, B2 पढ़ाया, B1, B2, B3 और B4 इनके जो बैचेस थे एग्जाम डेट आने से पहले इनके कोर्स हो गए थे। B4 और 3 का थोड़ा लेट हुआ था। B2 का और B1 का बैच ऑलरेडी कोचिंग करके निकल चुका था और उनके पास भरपूर 3 से 4 महीने का क्या मिला? समय मिला, ताकि लेटेस्ट कोचिंग की थी, बढ़िया रिवाइज किया और स्टूडेंटों को जो रास्ता बताया उस नक्शे कदम पर चले और हजारों सिलेक्शन लेकर गए थे। इस बात को ध्यान रखें। तो दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, रणनीति। क्या बता रहा हूं? आपने काफी स्टूडेंटों को ऐसों को भी देखा होगा जो 10 सालों से 15 सालों से तैयारी कर रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी की ट्रेजेडी नहीं है, एक योजना नहीं है, और बिना योजना के कभी भी कोई भी सफलता नहीं मिलती। तो हम जो स्टडी करेंगे वो योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। एग्जाम में जो पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण है उस पोर्शन को हम सबसे पहले लेंगे, ताकि वो हमारा हरावल भाग है। कौन सा? बोलो। हरावल। हरावल का मतलब समझे ना? हाँ, तो इस क्लास में भी कितने भाग है? 3। हरावल, मध्य और लास्ट चंदावड़। ध्यान रखें। और ये भी बता दो, पिछले एग्जामों में जो सबसे ज्यादा बाजी मारी थी वो, बोलो बोलो, मध्य भाग ने मारी थी। ध्यान रखें इस बात को। तो मेरी बात सुनो, 100 बातों की एक बात सिलेक्शन लेना है। अब आते हैं हम सिलेबस पर। किस पर? हाँ, अब सुनो, पेन। हाँ, सिलेबस बताना पड़ेगा या जरूरत नहीं है? बताओ, बताए? चलो, तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में आपके जो चैप्टर है, पहले भाग बता देते हैं। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री में एक पोर्शन है प्राचीन राजस्थान का इतिहास। अब पढ़ते तो है हम प्राचीन भारत, पर हम यहाँ पर पढ़ रहे राजस्थान, तो प्राचीन राजस्थान का इतिहास। ओके। और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में आपके सिर्फ तो सिर्फ चैप्टर कितना है? एक। सिर्फ कितना है? और वो है प्राचीन सभ्यताएं। क्या नाम है? और मेरा मानना तो यह है, एग्जाम के सिर्फ 1 या 2 दिन पहले लेटेस्ट प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हो तो भी कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो, नेक्स्ट पोर्शन जो आ रहा है वो आ रहा है मध्यकालीन। कौन सा? मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। सबसे ज्यादा स्टूडेंटों का फेवराइट कौन सा? मध्यकालीन। सबसे ज्यादा स्टूडेंटों का ये फेवराइट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें राजवंश आते हैं। क्या आते हैं? और राजवंशों में राजा आते हैं, राजा के साथ रानी आती है, और रानी के साथ विलन भी आता है, और विलन के साथ
गेम चेंजर करने वाली दासियां भी आती है। क्या आती है? दासियां। और यहां पर तुम्हें कहीं पर बहुत खतरनाक युद्ध देखने को मिलता है, सही है कि नहीं है? कहीं पर तुम्हें त्याग और बलिदान देखने को मिलेगा तो वहां पर आपकी आंखें नम भी होगी। कहीं पर तुम्हारे में भी वो विरोचित भाव आएंगे कि साला उस टाइम मैं क्यों नहीं था। बिल्कुल फैक्ट है। और जब तुम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा को पढ़ोगे तो उस समय तुम्हारी आंखें नम भी होगी, भावुक भी होगे। और जब तुम मली ही मली, भारमली के बारे में पढ़ोगे तो फीलिंगें भी आएगी, है ना? तो सबसे फेवरेट टॉपिक जो स्टूडेंटों का रहता है वो कौन सा रहता है? और याद रखना, जो फेवरेट होता है वो हमेशा दगाबाज होता है। इस बात को ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि ये मेरा फेवरेट है, मस्त रहो, वो धोखेबाज है। आपका जो करीबी है, आपका जो सबसे नजदीक है, वो धोखेबाज है। ये कटु सत्य है, कान खोल के सुन लेना, ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब समझो इसका। पड़ोस को मत देख यार, ये डर जाएगा। तो सुनो और समझो, बिल्कुल फैक्ट है। मतलब समझे, छोरे सबसे ज्यादा पढ़ते मध्यकालीन, किताब खोलकर बैठ जाते हैं। अच्छा मालदेव जी, इधर भारमली पढ़ते रहता है क्योंकि वहां पर थोड़ी कहानियां मिलती है। और एग्जामिनर पूरे राजवंश में से पूछता है इक्का या दुक्का। समझ में आ गया? हिस्ट्री के मैं अभी भी बता रहा हूं, टोटली क्वेश्चंस जो बनेंगे ज्यादा से ज्यादा 9, कितने कितने, और 7 से कम नहीं बनेंगे। तो इसकी वैलिडिटी इतनी है। मैं अपने सब्जेक्ट को बढ़ाकर नहीं बताऊंगा कि 13 पूछेंगे, 15 पूछेंगे। ज्यादातर टीचर होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। नो, मैं तुम्हें हमेशा वास्तविकता बताऊंगा। 7 या 9, और 9 में से हमें रणनीति बनानी है कि सबसे ज्यादा अर्जित किससे होंगे। तो हमें वही पोर्शन सबसे पहले पढ़ना है, प्लस ईंट के इक्के की तरह रखना है। ये कहती है योजना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में आपके एक शब्द लिखा हुआ है, प्रमुख राजवंश। क्या लिखा हुआ है? अब सुनो पहले और समझो, यही तो है रणनीति। पिछली बार वैकेंसी में जो फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे थे वो छोरे दौड़ दौड़ के आ रहे, सर भाटी राजवंश नहीं पढ़ाओगे, सर पाल राजवंश नहीं पढ़ाओगे, सर आप वो राजवंश नहीं पढ़ाओगे। अरे आपके शब्द दे रखा है प्रमुख। क्या दे रखा है? तो आप सिर्फ किसको पढ़ो? प्रमुख को ही। वरना मैं राजवंश स्टार्ट करूं, हर राजा को पढ़ाऊं, हर शाखा को पढ़ाऊं, तो तुम्हारी वैकेंसी आकर वापस चली जाएगी और हम राजवंशों से ही बाहर नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते कि पढ़ना क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके शब्द दे रखा है प्रमुख राजवंश, और प्रमुख राजवंश में हम जिन जिन राजाओं को पढ़ेंगे वो देखो, कौन सा? चौहान। कौन सा? बोलो। गुर्जर प्रतिहार। सबसे महत्वपूर्ण गोहिल, उसके बाद राठौड़, और उसके बाद कछवा, और इसके अलावा जैसलमेर के कितने? बस। समझ में आया कि नहीं आया? यह है आपकी रणनीति। कौन सी नीति? और अब मैं हर राजवंश का हर राजा पढ़ाऊं ना, तो एक राजवंश की एक शाखा के अंदर कम से कम 25 से 30 राजा। तो हम 25 से 30 नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम में जो चीज पूछी जा रही है हम पॉइंट टू पॉइंट वही चलेंगे। क्योंकि मैं रजिस्टर इतना जाड़ा भरा दूं और तुम्हें यही नहीं पता कि साला पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो बताओ वो भरा हुआ रजिस्टर कोई मायने रखता है क्या? बस इस बात को ध्यान रखें।
इसके बाद आपका पोर्शन स्टार्ट होता है स्टूडेंट आधुनिक। और अभी बोल रहा हूं तुम्हें, आप उत्कर्ष के कोई भी बैच का रजिस्टर उठा लेना, कोई भी बैच का, कोई भी बैच का। मैं सबसे टॉप लेवल का करवाता हूं मॉडर्न। क्या करवाता हूं? और अभी बोल रहा हूं, ये 3rd ग्रेड का मॉडर्न नहीं होगा, ये 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, लर्ड ग्रेड, कोई भी हो, एसआई हो, फैसाई हो, कोई भी वैकेंसी हो, सबके लिए यूजफुल होगा। मैंने क्या बोला? टॉप लेवल का। टॉप लेवल का। कौन से लेवल का? आपका बैच प्रारंभ कब हुआ? कब? पता है, पता है। तो तुम ऐसे भटक कैसे रहे हो? मैंने आप में से ज्यादातर को तो कॉम्प्लेक्स में देखा। सुनो, पहले सुनो। पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में देखा। कुछ महान मूर्तियां हैं जो आते ही अपना वर्चस्व स्थापित कर देते हैं। उन महान मूर्तियों को एक ही बात कहूंगा, अगर तुम मेरे फेवराइट बन गए ना, या तो कोचिंग छोड़कर चले जाओगे, सुन लो स्पष्ट कह रहा हूं, या तो कोचिंग छोड़कर चले जाओगे या फिर सफलता लेकर चले जाओगे। स्पष्ट कह रहा हूं स्टूडेंट। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, मरो रोते फिरो, जो अच्छा लगे वो करो, पर 8 घंटों के साथ खिलवाड़ मत करो। कितने? हाँ, 8 घंटे अपनी लाइफ के रिजर्व कर दो। पिछले काम तुम जो कर रहे हो सब सही है। कहता है ना, पढ़ाई ने अगर सफलता दे दी तो पिछले काम सब जायज है, क्योंकि सब कहेंगे साहब है, क्या है, हो गया लफड़ा। तो समझ गए ना? और बिना साहब के लफड़ा हो गया ना, तो फिर लफड़े ही लफड़े हैं। समझ में आए ना? इसलिए सफलता और स्टडी सर्वोपरि, ध्यान रखें। अब स्टूडेंट, आधुनिक राजस्थान के इतिहास को मैं आपके टॉपिकों के अनुसार नहीं पढ़ाऊंगा। आपके टॉपिकों की बात करूं तो 1857 की किसान आंदोलन, प्रजा मंडल, और कितने हुए? मैं आपको 7 से 8 टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपकी किताबों में भी नहीं दे रखे। सबसे पहले अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश और अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां। दूसरा पॉइंट, राजपुताना रेजिडेंसी। तीसरा, याद रखना, क्रांति का तत्कालीन कारण। और उसके बाद टॉपिक आएगा 1857 की। हाँ, मैं यही चाहता हूं सुनना कि 9 सवाल की जो योजना है उसमें से आपके 5 सवाल एक भाग देगा। कौन सा? कौन सा? आधुनिक। कौन सा? आधुनिक। अब पीछे बचे कितने? 4। अब 4 में से 2 पूछ ले, किस में से? बोलो, प्राचीन में से। और 2 या 3 पूछ ले, किस में से? अगर इधर 2 हो गए तो उधर 3, और इधर 2 हो गए तो इधर 3, और इधर आपके 1 कम पड़ जाएगा। तो भी देखो रेशियो किसका जा रहा है, बोलो। और आधुनिक का अभी बोल रहा हूं, हर टॉपिक में से 1 सवाल तो तय है। और अब की बार अभी बोल रहा हूं, एक ही टॉपिक में से 2 या 3 सवाल आएंगे। वो टॉपिक आपका बनेगा तो प्रजा मंडल बनेगा। कौन सा? इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। तो हमें टॉपिक बता देता हूं, सीधा लिख रहा हूं। क्या लिखा? संधिया। अब ये जो संधिया है आपके हिंदी वाली नहीं है, ऐसे नहीं कि विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, नौ। अंग्रेजों के साथ राजाओं ने जो संधिया की वो संधिया है। फिर टॉपिक आपका कौन सा? पुताना, राजपुताना रेजिडेंसी। 3rd टॉपिक आ जाएगा वही, सीधा ले लेते हैं, क्रांति।
फिर कौन से आंदोलन, और किसान आंदोलन में भी आ जाएंगे आपके सब टॉपिक के रूप में जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन के बाद अगला जो टॉपिक बनेगा वो आगे ही लिख देता हूँ, कौन सा मंडल, प्रजा मंडल। और प्रजा मंडल के बाद होगा राजस्थान का। अब सुनो, कुछ टॉपिक जो हिडन है, हिडन टॉपिक, जिसमें है राजनीतिक संस्थाएं। कौन सी? हाँ जी, प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र। और नंबर 3 कुछ एक प्रमुख व्यक्तित्व। तो देखो टॉपिक कितने हुए हिडन में? 3। और इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 और उधर आ गया तो 4 5 और 6, 6 और 3 कितने हुए? और 9 में से आपके सवाल बनेंगे कितने? लगभग 5। समझ में आया ना? तो इन टॉपिकों को हमें अच्छे से कवर अप करना है। और मेरा प्रॉमिस है, चिंता मत कीजिए, हिस्ट्री भूल जाओ कि कोई सब्जेक्ट है। पूरी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी हिस्ट्री मेरा मानना है कि अगर आप मानसिक रूप से यहां होगे, पूरी याद यहीं पर करोगे। और आज से ही, हालांकि मैं मिडाइवल नहीं पढ़ा रहा हूं, मिडाइवल पढ़ाता हूं तब ये बात कहता हूं, जब मिडाइवल पढ़ाऊंगा तब बात कहूंगा। याद रखना, अभी बोल रहा हूं, 4 दिन बाद तुम्हारे सपने बदलने वाले हैं। कितने दिन बाद? तो 4 दिन में जिनके सपने देखने हैं देख लेना, क्योंकि 4 दिन बाद तुम पड़े पड़े करोगे धुआंधार और खतरनाक। समझ में आया ना? बस आप उपस्थित यहीं पर रहना। और लिखना बिल्कुल भी नहीं है, लिखने का मतलब समझे, जब समझाता हूं आपकी नजर कहां होनी चाहिए? बोर्ड पर। देख लेना 90%, 80%, 70% नहीं, 100 में से आउट ऑफ 100% पूरा बिना लिखे स्टूडेंट यहीं पर बोलकर बताएंगे आपके सामने ही। बस एक ही टर्म्स और कंडीशन, स्टूडेंट मजबूर मत करना मुझे कि मैं गुस्सा करूं, और गुस्सा बड़ा भयंकर है। पहले बोल रहा हूं, सहन किसी को भी नहीं करता। मैंने क्या बोला? सर्वोपरि रखो स्टडी को। किसको? और पढ़ाई के समय सब कुछ भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान रखना, गुस्सा बड़ा भयंकर है। नाम सिर्फ राजी था, पिता ने लक्कड़ देखकर वीर की उपाधि दी, नाम बन गया राजवीर। इस बात को ध्यान रखें। और मेरी क्लास 2 ही चीज़ों के लिए जानी जाती है, एक डिसिप्लिन और एक स्टडी, और एक बिहेव बड़ा खतरनाक है। ध्यान रखें इस बात को। तो मैं बिल्कुल, और मुझे तो लग रहा है कि यार मैं जिस बैच में आया हूँ ये वो बैच नहीं है जिसके किस्से ऑफिस में सुना करता था। हाँ, बड़े किस्से आए तुम्हारे। हाँ, टाइम क्या रहेगा? हमारी क्लास का कोई टाइम नहीं, जब मन बनेगा तुम्हारे बीच में आकर अभियान शुरू। समझ में आया? सिलेबस लिखोगे या जरूरत नहीं है? जल्दी से लिखो, फास्टली। और कोचिंग क्लास मेरी छोड़ने से पहले मैंने जो टॉपिक बताया अपनी कॉपी में चेक कर लेना कि सर ने कराया या नहीं कराया है। समझ में आया? लिखो जल्दी से।
और हाँ, एक बात और बताना भूल गया, आज जिस रजिस्टर में उतार रहे हो उतार लेना, कल सभी के पास फेयर रजिस्टर होना चाहिए। कैसा? और फेयर का मतलब समझते हो, ऐसा वाइट पेज होना चाहिए, कान खोल के सुन लेना। कोई भी रफ रजिस्टर वाला लेकर आ गया और कहा कि सर देख लो मैंने नया डाला है, तो रजिस्टर फट जाएगा। क्यों? सुनो अच्छे से, लिखो आप। रीजन बताता हूँ स्टूडेंट, एक उस पेज की मियाद कम होती है, बड़ा बारीकी पेज आता है, और दूसरी बात आप इधर लिखोगे कुछ, उधर छपेगा कुछ, समझ में आया ना। और दूसरी बात, फेयर रजिस्टर डालने का रीजन यह है कि आप फेयर में यानी एक बढ़िया अच्छे रजिस्टर में काम पूरा लिख लो, ताकि एग्जाम के समय तुम्हें इधर उधर पेज फिरने की जरूरत नहीं पड़े और ये बार बार कोचिंग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। सर आपसे हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, पर अभी नए जिलों के चक्कर में वापस पढ़ना चाहता हूँ। पूरी कंठस्थ याद है, पर आधुनिक वाले 3-4 टॉपिक थोड़े कमज़ोर है। क्या करूँ? बाकी फूले नहीं समा रहा हूँ, बाकी फुलावे अच्छा, और फूले भी नहीं समाऊँ, ठीक है। लिख लिया ये सभी ने? नेक्स्ट ले। ओके, ये टॉपिक लिखकर फटाक से रजिस्टर बंद कर दो और बोर्ड पर देखो अच्छे से। लिख लो जल्दी से। चलिए लिख लिया स्टूडेंट सभी ने? रजिस्टर बंद करो, प्योरली रजिस्टर बंद कर दो और बड़े इत्मीनान के साथ देखो बोर्ड पर, क्योंकि अब जो मामला आने वाला है वो बड़ा शानदार मामला आने वाला है और अब हमारी वास्तविक स्टडी स्टार्ट होगी। समझ में आया ना? और एक बात अच्छे से सुन लो, मैं बता देता हूँ आपको, जो अभी तक आपको पता है तो सबसे बढ़िया बात है, या फिर किसी ने अगर क्लासें ले रखी है मेरी तो वो सबसे पहले बताता हूँ। हमारी क्लास में एक काम कभी भी नहीं चलेगा कि मैं आया, मैंने वोट भरा और मैं यहाँ आकर बैठ गया और फिर मैंने आपको कहा छाप लो। समझ में आया? ये काम कभी भी नहीं चलेगा। हमारा पहला कंसेप्ट यही चलेगा कि हम पहले समझेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझने के बाद तुमसे रिवाइज लेंगे। तुमने अगर उत्तर दे दिए तो जो चीज़ हमें याद हुई उसी को कॉपी में लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वरना याद रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मैं आकर वोट भरता हूँ और वोट भर के इधर आके बैठ गया और मैंने ऐसे ही पॉइंट लिखे उनको बोलकर बता दिया, तो समझ लेना मैं सिर्फ तो सिर्फ छपाने का काम कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी देर के लिए फीलिंग तो अच्छी आएगी कि हाँ यार सर को गजब नॉलेज है, पूरा वोट भर दिया, और सर उस टाइम बोलेंगे तो तुम्हें भी लगेगा समझ में आ गया। पर याद रखना 3 महीने बाद जब वो पॉइंट पढ़ो और तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तब समझ लेना कि उस टीचर ने, चाहे मैं भी क्यों नहीं हुआ हूँ, मैंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है। बस इतना ही मतलब रखा है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराया। और हर इंस्टीट्यूट का लगभग टारगेट यही होता है कि फीस आने के बाद टीचर आता है,
बोट भरता है और सीधा कहता है छाप लो। एक बात आप सीधा कहो, आप फोगट में बैठे हो क्या? एक बात ध्यान रखना, आप सीधा कहो कि अगर छापना ही होता तो सर एक किताब लाते, बढ़िया सामने खोल देते और क्या करते, छाप लेते, फिर यहाँ पर पैसे और फीस किस बात की दी, समझाओ। क्या करो, और जो चीज़ समझ में आए उसी को राइट ऑफ करो। हर सेक्टर के अंदर जागरूकता आ गई है। अभी भी बोल रहा हूँ, एजुकेशन में 1% भी जागरूकता नहीं है, 1% भी। स्टूडेंट भी मस्त है, बस टीचर आता छापता है और स्टूडेंट भी छाप लेते हैं और कहते हैं हाँ सर ने नॉलेज है, बोट पूरा भर दियो। अरे टीचर ने तो पूरा रट्टा मार रखा, पढ़ रखा है, उसने लिखा, तुम्हें भरा दिया। और मैं यही काम करूँ तो अगले 10 दिनों में तुम्हारी हिस्ट्री पूरी बताओ करवा दूँ? बोलो। वरना टारगेट यही रखो कि हिस्ट्री यहीं पर पढ़नी है और यहीं पर समाप्त करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो और समझो अच्छे से। रजिस्टर फजिस्टर बंद, अब हमारी स्टडी स्टार्ट। तो बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए कुछ कंपनियां आई। क्या आई? कंपनियां आई। उन कंपनियों के अंदर 5-6 कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पहले जो आए थे, बताओ कौन आए? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद जो आए मैं लिख देता हूँ, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डेनिश और स्वीडिश। ओके, अब सुनो और समझो। यहाँ पर अच्छे से देखो, ब्रिटेन जो आ रहा है काफ़ी व्यापारिक कंपनियों के बाद आ रहा है। तो सुनो और समझो हुआ क्या था। भारत में सबसे पहले कौन आए? और ये पुर्तगाली जो थे कहाँ से थे? हाँ, यूरोप में पुर्तगाल से थे। अब ये पुर्तगाली आए जिसमें तुम वास्को डिगामा कहते हो। वो वास्को डिगामा आया पहली बार हमारे भारत के अंदर कालीकट। कहाँ आया? और कालीकट के राजा थे जम्मोरिन। कौन थे? तब समुद्र में से जहाज आता हुआ दिखा, बहुत बड़ा जहाज। पहले भी थे पर छोटे छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। तो बहुत बड़ा जहाज आता हुआ दिखा, तो केरल का राजा था जम्मोरिन, और कालीकट के अंदर जो जनता थी, उस जनता ने आता हुआ इतना बड़ा जहाज देखा तो दौड़ कर गए, जम्मोरिन को कहा कि समुद्री तरफ से बहुत बड़ा जहाज आ रहा था। तो जम्मोरिन आया, स्वागत किया किसका? वास्को डिगामा का। और वास्को डिगामा रुका थोड़े दिन और वापस गया। तब जम्मोरिन ने खुश होकर उसके जहाज में उपहार के रूप में हमारे राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें भेजी, जिसमें मसाले थे। क्या थे? ज़्यादातर और भी चीज़ें थी। अब वही जहाज भरकर लेकर गया, बोलो कौन? वास्को डिगामा। और यूरोप के बाजारों में उन चीज़ों को भेजा। तो इतिहासकार कहते हैं उसे कितने गुना प्रॉफिट हुआ? बोलो बोलो। हाँ, तो अब तुम बताओ, क्या वास्को डिगामा वापस भारत नहीं आएगा क्या? और पुर्तगालियों को जाकर कहेगा कि नहीं कहेगा कि इंडिया वो खड्डा है जहां पर पूरे विश्व का सोना आकर इकट्ठा होता है। ये हमारे इंडिया के बारे में कहा गया, ये हमारी भारत की विपुल संपदा के बारे में कहा गया कि भारत राष्ट्र वो राष्ट्र था जहाँ पर पूरी दुनिया का विपुल जो दुनिया की संपदा थी वो आकर कहाँ गिरती थी? इंडिया में। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, अब पुर्तगाली इंडिया के साथ बताओ क्या करने लगे? व्यापार। तो बताओ, जो व्यापार में इतने प्रॉफिट में रहेंगे वो यूरोप में कंट्रियों में बताओ डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? डेवलप होते गए। कौन? तो होश उड़े किनके? फ्रांसीसियों के, डचों के और ब्रिटेन के। कहा कि ये देखते ही देखते पुर्तगाल कर क्या रहा है। तो सबको पता चला कि ये इंडिया के साथ व्यापार कर रहा है। क्या कर रहा है? तो सबने कहा व्यापार तो
हम भी कर रहे हैं, पर वो व्यापार कर रहे थे स्थलीय मार्ग से। कौन से मार्ग से? और वास्को डी गामा और पुर्तगाली कर रहे थे जलीय मार्ग से। कौन से मार्ग से? अब स्थल मार्ग से तो जगह जगह से गुजरना पड़ता था व्यापार को, और जगह जगह क्या लगता था, और कहीं पर तो माल चोरी भी हो जाता, खर्चा भी बहुत अधिक आता, वरना जलीय मार्ग में कोई भी अवरोधक नहीं होते और खर्चा भी कम आता। तो बताओ प्रॉफिट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो दूसरे देशों ने कहा हमारे देश में किस चीज़ की कमी है, पता लगाओ जलीय मार्ग से जाने का। कहाँ का? इंडिया। कहाँ? और जलीय मार्ग से भारत के साथ व्यापार प्रारंभ करो। तो बिल्कुल बाद में बताओ कौन आए? कौन आए? फिर आए कौन? अब ब्रिटेन ने कहा कि पुर्तगाली डेवलप, फ्रांसीसी डेवलप, गठन करो EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। बोलो कब हुई? और भारत जाने का जिम्मा और भारत के साथ व्यापार करने हेतु कौन सी कंपनी की स्थापना की? कर दी। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन से सबसे पहले जो गवर्नर जहाज लेकर भारत पहुंचा, उसका नाम था सर स्टीव हॉकिंस। बोलो कौन था? कौन था? अब सर स्टीव हॉकिंस जहाज लेकर भारत आया तो बिल्कुल इसने देखा तो ऑलरेडी पहले से ही व्यापार कर रहे थे। कौन थे? और कौन थे? तो पहले तो सर स्टीव हॉकिंस आया, तब बादशाह कौन था? जहांगीर। कौन था? कौन था? अब जहांगीर का पहले से ही ऑलरेडी व्यापार चल रहा। बोलो किसके साथ? किसके साथ? और तो जब अच्छा व्यापार चल रहा हो तो वो नए लोगों को क्यों प्रायोरिटी देगा? मना कर दिया कि भाई पाँच हो जा तो रे। तो किसको? स्टीव हॉकिंस को। ये भारत आया 1608 में। बोलो बोलो। और 3 साल तक रुका। कहाँ? अनुमति लेना चाहता था व्यापार की। कौन से? गिर से। पर नहीं दी। किसने दी? तो सिर्फ क्या दी? गोलियां। क्या दी? हाँ, यही कहा कि आप हमारे अतिथि हो, घूमो फिरो, व्यापार की बात तो बाद में करें। बेचारे ने कितने साल खराब किए? 3 साल खराब किए, पर व्यापार की अनुमति। ये वापस आया, तब इससे मिला सर टॉमस रॉ। कौन मिला? तो सर टॉमस रॉ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सर टॉमस रॉ ने स्टीव हॉकिंस को पूछा तू 3 साल किधर था? अंग्रेज हिंदी ऐसे ही बोलते थे। कहा तू 3 साल किधर था? तब इस हॉकिंस ने कहा मैं हेवन में था। कहाँ? और हेवन का मतलब स्वर्ग। कहाँ था? तो टॉमस रॉ ने कहा तू हेवन में था तो वापस इधर कैसे मरा? तो कहा मूर्ख इंसान, मैं कौन से हेवन की बात कर रहा हूँ? जो पृथ्वी पर बसा हुआ है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। किसकी? इंडिया। तो अब ये बात पता चली सर टॉमस रॉ को, तो कहा मैं भी हेवन में जाएगा। किधर जाएगा? तो बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो गवर्नर आएगा कौन आएगा? बोलो। और आकर मिला किससे? बोलो। अब बताओ, कोई भी बड़ी घटना हो और उसमें हमारे राजस्थान का नाम नहीं हो, उस घटना में कभी मजा आएगा ही। और जिस घटना में हमारे राजस्थान का नाम हो तो समझ लो वो घटना धुआंधार और खतर। अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर 2-3 अपवाद घुसकर आ गए थे। आए थे, सभी सांसद बेटे भाग गए। हमारे राजस्थान का सूरा था, हाँ,
उसने देखा तो पीछे वो दुष्टी कूदते कूदते आ रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा आगे मरो, आओ। सामने गए थे वो, ध्यान रखना। गुद्दी पकड़ी और दे धमाधम, लात गुस्से स्टार्ट। तो देखो राजस्थान का नाम आते ही हनुमान बेनीवाल सांसद में भी बछीड़ बछीड़, और फिर वो पिछले वाले सांसद आकर धीरे धीरे ठोक रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा मैंने बंदोली निकाल दी, अब तुम ठोको। सही एक नहीं है। तो यहां पर भी सुनो, आ कौन रहा है? बादशाह कौन है? और जहांगीर उस टाइम आया हुआ था हमारे कौन से थान में, और राजस्थान के कौन से मेर में, और अजमेर में है कौन सा किला? बोलो। हाँ, मैगजीन दुर्ग। अब मैगजीन दुर्ग में कौन बैठा? आ गया संभालता संभालता कौन? तो सर थॉमस रो को देखा तो जहांगीर ने कहा साला उसको 3 साल गोलियां दी और ये एक और आ गया, अब इसको गोलियां मैं नहीं दूंगा, इसको दे देता हूं अनुमति। क्यों? क्योंकि जब सर थॉमस रो आया था तब कुछ जहाज़ों को उखाड़ते हुए आया था, उड़ाते हुए आया था। और जहाज किसके थे? फ्रांसीसियों के और डचों के और पुर्तगालियों के। वर्चस्व स्थापित किया किसने? ब्रिटेन ने। तब जहांगीर ने कहा डन, हम तुम्हारे साथ व्यापार करेगा। एंट्री हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार के साथ। अब सुनो, देखो अच्छे से, यही तो बात है। व्यापार कर रहे हैं कौन 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 और कौन? अब सुनो अच्छे से, सभी व्यापार कर रहे थे। ब्रिटेन की नीति सुनो। ब्रिटेन ने कहा अगर सभी व्यापार करेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, और जो सबसे ज़्यादा व्यापार करेगा वो सबसे आगे बढ़ेगा। नीति अपनाओ सबको बाहर निकालने की, और हम हिंदुस्तान पर एक तरफा व्यापार करेंगे। अभी कोई नीति नहीं है शासन की, अभी सिर्फ नीति क्या है? व्यापार की। अब एक बात बताओ, उदाहरण के माध्यम से लेते हैं। आईपीएल प्रारंभ होता है तो कितनी टीमें खेलती है? 6 से 7 या 10। फाइनल कितनी लेकर जाती है? वही काम हुआ इन कंपनियों में, एक दूसरे को खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करना। चले गए कौन? बोलो। भगा दिया किनको? भगा दिया किनको? भगा दिया पीछे बचे कितने? फ्रांसीसी और बोलो। और इनमें जो जीतेगा, जिसमें है दम, वही है बाजीराव। तो बताओ कौन कौन लड़ेंगे? देखते रहो। फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ेंगे अब, और फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के मध्य जो युद्ध हुए वो 3 युद्ध हुए। कितने? ऐसे तो छोटी मोटी भिड़न तो खूब हुई, प्रमुख रूप से कितने हुए? और वो 3 जो युद्ध हुए ज्यादातर कौन से राज्य में हुए? इसलिए इनको कहा गया कर्नाटक के युद्ध। कौन से युद्ध? पर इन तीनों युद्धों में कोई भी निर्णायक निर्णय नहीं आया। एक युद्ध हुआ स्टूडेंट, वांडीवास का युद्ध। बोलो कौन सा? और वांडीवास के युद्ध में लड़ा था फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर सर लेली। कौन लड़ा? बोलो। और ब्रिटिशियों की तरफ से लड़ा सर आयरकुट। बोलो कौन लड़ा? बोलो। और सर आयरकुट ने पराजित किया वांडीवास के युद्ध में किसको? यानी लेली का मतलब। और फ्रांसीसी यहां से हारते ही इनका भारत से पत्ता, और एक तरफा व्यापार और एक तरफा वर्चस्व स्थापित कर दिया किसने? बोलो। सुनते रहो। ब्रिटेन ने। हाँ, हालांकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की कुछ एक कोठियां बची थी। कोठिया का मतलब समझे, जहां व्यापार का सामान इकट्ठा होता था और फिर लाद कर लेकर जाते थे। कुछ कोठियां थी, पर वर्चस्व हो गया किसका? ब्रिटेन का। अब सुनो,
ब्रिटेन ने सबको भगा दिया तो ब्रिटेन ने कहा अब हमें हिंदुस्तान में स्थायी निवास हेतु जगह चाहिए। क्या चाहिए? और जगह का ऐसा चयन करना चाहिए जो सबसे बचकर हो। तो कहा अंग्रेज, सुनना कितने मास्टरमाइंड थे। अंग्रेजों ने क्या कहा सुनना, कहा यह है हमारे इंडिया का नक्शा जो नीचे से मैंने बनाया, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा हम पश्चिम क्षेत्र में जा ही नहीं सकते। इसका रीजन, क्योंकि राजधानी नजदीक है आगरा। कौन सी? हम उधर गए, कोई भी क्षेत्र पर अधिकार किया तो मुगल हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे वर्चस्व को क्या कर देंगे? समाप्त। तो फिर बात आई, बोलो किसकी? दक्षिण और मध्य की। तो कहा दक्षिण में जाते, तो कहा दक्षिण और मध्य में हम जा नहीं सकते, क्योंकि उधर नाम चल रहा है राठा ही राठा। बोलो, मराठाओं का क्या था? वर्चस्व। तो कहा तो क्या करते हैं? तो कहा हम चलते हैं पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? और पूर्वी भाग का लेते हैं बंगाल। क्या लेते हैं? और बंगाल पर अधिकार करने का उद्देश्य है राजधानी से काफी दूर है, मराठाओं से बचा हुआ है, और मुगल कभी भी बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण कर ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह होते। तो हम अधिकार करते हैं बंगाल पर, और अंग्रेजों ने जीत लिया पूरे बंगाल को, और अपना प्रमुख स्थान जो एक नगर बसाया जिसको तुम कहते हो कलकत्ता। क्या कहते हो? बोलो बोलो। अब देखो, कलकत्ता यानी बंगाल उनके अधीन। अब वो यहां से आएंगे कौन से भाग की तरफ? बोलो। अब हमारी राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, देखते रहना। कौन से भाग की तरफ आएंगे? और इधर कंपनी कौन सी है बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था, भारत के अधिक क्षेत्र पर क्या करना? अधिकार। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उस क्षेत्र से व्यापार के नाम पर वहां की विपुल संपदा को लूटना और ब्रिटेन पहुंचाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वे सर्वा अधिकारी हुआ करता था वो कहलाता था गवर्नर जनरल। क्या कहलाता? बोलो बोलो। हाँ, सुनना। और गवर्नर जनरल आया बनकर लॉर्ड वेलेजली। कौन आया? अब लॉर्ड वेलेजली बताओ पूर्व से कौन से भाग की तरफ बढ़ेगा? और मध्य भाग में थे राठा ही राठा, और मराठाओं का एक सेनानायक था जिसका नाम था यशवंतराव होलकर। बोलो क्या नाम था? इस यशवंतराव होलकर के पीछे सेना भेजी किसने? और जिसको सेना देकर भेजा उसका नाम था लॉर्ड लेक। बोलो क्या नाम था? बोलो। सेना लेकर कौन आ रहा है? किसके पीछे? दोनों के बीच में क्या हुआ? और इस युद्ध में विजय हुआ कौन? पर यहां से बचकर भागा कौन? बोलो। और भाग कर आ गया कौन से पुताना में? तो देखो जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? कौन से पुताना में? और राजपुताना के आया कौन सी रियासत? आगे पीछे मत बोलो, मैं जब कहूं तभी बोलना है। कौन सी रियासत? और भरतपुर के इस समय राजा थे रणजीत सिंह। बोलो कौन? अब भागकर आया यशवंतराव होलकर किसके पास? रणजीत। और रणजीत सिंह को आकर कहा, रणजीत सिंह जी हमें आपसे शरण चाहिए, हमें सहायता चाहिए। हमारे पीछे पड़ा हुआ है कौन?
लॉर्ड लेक हम बड़ी विकट स्थिति में है। और यशवंतराव होलकर ने कहा आप अगर हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें 4 गांव की जागीर प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल रणजीत सिंह ने कहा हमारा ये ध्येय है, हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि विकट समय में व्यक्ति की क्या करनी चाहिए। तो बताओ यशवंतराव होलकर को शरण दे दी किसने? अब शरण दी तो पता ही नहीं चला किसको कि किधर गए कौन? यशवंतराव होलकर। अब होलकर का पता नहीं लगा, लॉर्ड लेक वापस आया किसके पास? तो वेलेजली ने पूछा युद्ध के परिणाम बताओ क्या हुआ? तो लॉर्ड लेक ने कहा हम विजय हुए। तो कहा बहुत खूब, होलकर किधर है? तो कहा होलकर साला भाग गया। तो कहा किधर गया? का कोई जानकारी, और मुझे लग रहा है राजपूताना में इनको शरण दी है। किसने दी है? राजपूताना की कुछ रियासतों ने शरण। और हम लॉर्ड लेक कह रहा है कि मैं और हम तब तक मराठाओं का दमन नहीं कर सकते जब तक राजपूताना की रियासतों को हम अपनी तरफ मिला नहीं ले, क्योंकि मराठाओं को शरण दे देती ये रियासतें और हम इनका दमन नहीं कर सकते। ओके, तो लॉर्ड वेलेजली ने लॉर्ड लेक को कहा कि जाओ और भरतपुर और राजपूताना की रियासतों के साथ करो, बोलो क्या? बोलो संधि। क्या करो? क्या करो? तो अब बताओ संधि करने के लिए भेज कौन रहा है? तो सवाल पूछ ले, सहायक संधि लागू किस गवर्नर जनरल ने की? बोलो। सवाल पूछेगा राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? समझ में आ रहा है? अब सुनो, लॉर्ड लेक सीधा पहुंचा कहां? मिला किससे? और रणजीत सिंह को कहा कैसे हो? तो रणजीत सिंह जी ने कहा मौजा ही मौजा। तो कहा तुम बड़े धोखेबाज हो। तो रणजीत सिंह ने कहा किस बात से? कहा तुमने हमारे विरोधी यशवंतराव होलकर को शरण दी है। तो रणजीत सिंह ने कहा बिल्कुल दी है। तो कहा क्यों किया ऐसा? तो कहा उन्होंने हमें 4 से 5 जागीरें उपहार में दी है। तो लॉर्ड लेक ने कहा हम आपको 9 जागीरें देता है, बोलो क्या करेगा? तो सुनो, पहले सुनो, आप चुपचाप बैठे रहो। तो रणजीत सिंह जी जाट वंश के थे। कौन से वंश के? और जाट जाति का जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है, फायदे का सौदा करता है। तो रणजीत सिंह जी को ज्यों ही ऑफर मिला कितनी रियासतों का, तो रणजीत सिंह जी ने लॉर्ड लेक को कहा हम तुम्हारे साथ है। तो लॉर्ड लेक ने कहा पहले बताओ, जब भी मराठा आएंगे तो तुम हमारी सहायता करोगे? रणजीत सिंह ने कहा मंजूर है। हमारा दुश्मन, लॉर्ड लेक ने कहा हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, बोलो मंजूर है? तो कहा मंजूर है। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, राजपूताना की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ की सहायक संधि कौन सी थी? बोलो। राजा कौन? संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी और सहायक संधि को लागू करने वाला। चीज याद हो रही कि नहीं हो रही? सुनते रहो। संधि हुई 29 सितंबर 1803 को, बोलो कब हुई? और ये पहली संधि सहायक की थी, बोलो किसने? अब भरतपुर हो गया अंग्रेजों के साथ। अब यहीं से लॉर्ड लेक ने सोचा कि क्या पता भरतपुर वाला शरण नहीं दे, अलवर में जाकर शरण
ले ले, क्योंकि इसके नजदीक ही था अलवर। तो लार्ड लेक भरतपुर से पहुंचा, जल्दी से बताओ कहां? बोलो। और अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह। बोलो कौन? अब बख्तावर सिंह के पास सायक संधि का प्रस्ताव लेकर कौन आ रहा है? बोलो। हाँ, सुनते रहो आप। लार्ड लेक सायक संधि का प्रस्ताव लेकर बख्तावर सिंह के पास आया। सायक संधि की कुछ शर्तें लिखी हुई थी, लाकर दी। बताओ किसको? हाँ, लार्ड लेक आया और बख्तावर सिंह को कहा ये लो। तो बख्तावर सिंह ने कहा क्या है ये? तो कहा ये सायक संधि का प्रस्ताव है। कौन सी संधि का? तो बख्तावर सिंह ने कहा इसके हाँ, हम कोई भी संधि करने वाले नहीं है। हाँ देखो, एक बात ध्यान रखना, ये हिस्ट्री है। क्या है? और हिस्ट्री की बात को क्लास तक ही रखना है, ऐसे नहीं कि मुद्दा बना दो सर कह रहे हैं ना। समझ में आया ना? मतलब सिंपल वे में समझते। तो बिल्कुल कहा हम कोई संधि नहीं करने वाले, इसको भूंगली बनाकर तू तेरी अलमारी में रख दे। बिल्कुल ये खौफ था किसका? बख्तावर सिंह का। तो कहा ठीक है, तो फिर जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। किसने कहा? लार्ड लेक। तब बख्तावर सिंह ने कहा तुम अंग्रेज हमें धमकाओगे, याद रखना तुम अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हम आसपास के सभी राजा संगठित हो जाएंगे। हंसने लगा कौन? लेक। तो कहा किसको बुलाएगा? तो कहा भरतपुर के रणजीत सिंह को। तो लार्ड लेक ने अपना मोबाइल निकाला, फोन लगाया। साला किसको लग गया? फोन लगाया किसको? रणजीत सिंह, समझाने के लिए बता रहा हूं। और फोन उठाकर कहा लेख बोल रहा है, बख्तावर सिंह से बात करो। बख्तावर सिंह ने बात की। कहा रणजीत सिंह जी? कहा ये लेख मुझे दबा रहा है कि संधि करो और तुम मेरे साथ आओगे और हम आक्रमण करेंगे। किन पर? अंग्रेजों पर। रणजीत सिंह ने कहा देख भाई, थामे हिम्मत रे तो लपका ले जे, मैं थाके सागे नहीं। अब और हंसने लगा क्योंकि फोन लाउड स्पीकर था। लार्ड लेक ने कहा बोलो क्या करेगा? तो बख्तावर सिंह ने कहा वो कागज दो। हम क्या करेगा? बोलो। पर सुनो, बख्तावर सिंह ने बात क्या कही? सुनो, बख्तावर सिंह ने कहा मैं संधि तो करूंगा पर मेरी कुछ शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? कहा कि मेरे ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा तो अंग्रेज मेरा साथ देगा। क्या देगा? यानी दुश्मन का नहीं देगा। और मेरी रक्षा करने के लिए सबसे पहले मेरे आगे कौन आएंगे? अंग्रेज। मुझसे पहले जूते कौन खाएंगे? अंग्रेज। तो देखो, संधि तो रणजीत सिंह ने भी की, पर टर्म्स और कंडीशन के साथ संधि कर रहे हैं कौन? तो सुनो, अब संधि का वापस दूसरा प्रकार। सवाल अगर सिंपल पूछे कि सायक संधि किसने की सबसे पहले, तो भरतपुर। राजा कौन? पर सवाल अगर पूछ ले राजस्थान की पहली रियासत जिसने रक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि की, बोलो। दो शब्द लगते ही उत्तर पूरा चेंज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो सुनो, अब संधि जो कर रहे हैं बताओ राजा कौन है? बोलो। और बख्तावर सिंह ने जो संधि की वो कहलाई रक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि। बोलो कौन सी संधि? रक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि। और इन्होंने ये जो संधि की 14 नवंबर 1803 को की। बोलो कब की? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अब सुनो, यहां से स्टूडेंट फिर लार्ड लेक गया, और भी बता देता हूं, धौलपुर। कहां गया? अब सीधा याद करो, क्योंकि इन्होंने सिंपल सीधी संधि कर ली, कीर्ति सिंह ने की। बोलो किसने? हाँ, और रियासतों को अपनी तरफ कर लिया किसने?
कौन सी संधि के तहत, और गया बताओ किसके पास? वेलेजली को कहा कि जो जो राजपुताना की रियासतें मराठाओं को शरण दे रही थी उनके साथ कर ली मैंने सायक, और अब वो हमारा साथ देंगे, यानी मराठाओं को शरण। तो वेलेजली ने कहा वापस सेना लेकर जा। कौन? लॉर्ड लेक। किसके विरुद्ध? यशवंत राव होलकर के विरुद्ध। तो बताओ अब सेना लेकर आया कौन? वापस युद्ध हुआ किसके साथ? दोनों के बीच में धुआंधार और खतर युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में हार हुई किसकी? अब होलकर आगे, पीछे कौन? अब लेक को पता था कि होलकर किधर जाएगा। हंस रहा था कौन? लॉर्ड लेक ने कहा किधर जाएगा, आगे सभी हमारे आदमी है। अब होलकर सीधे आए कहाँ? किसके पास? और रणजीत सिंह जी को आकर का बड़े धोखेबाज हो तुम, अंग्रेजों का दामन पकड़ लिया, आपने पहले हमारा साथ दिया था। रणजीत सिंह जी ने कहा बिल्कुल। तो कहा इसका कारण? तो कहा आपने 4 जागीरें दी है, अंग्रेजों ने 9 दी है, 9। होलकर ने कहा हम आपको 12 गांव की जागीरें देते हैं। तो रणजीत सिंह ने कहा डन, हाथ मिला लिया। बोलो किसके साथ? होलकर के साथ। तो होलकर ने कहा वो जो संधि की, तो कहा तोड़ दी। अब स्टूडेंट, पहले सुरक्षा का इंतजाम करना था, बोलो किसका? होलकर का। तो रणजीत सिंह ने कहा 12 गांव के फटाक से पट्टे दो, पट्टे मतलब बिल्कुल दिए। और फिर होलकर को भेजा रणजीत सिंह ने अपने पुत्र के साथ सेना देकर, और पुत्र को कहा कि होलकर को लेकर जा, तू कहां? जल्दी से बताओ। और डीग के जल महलों में छुपा किसको? अंग्रेजों के लिए तो मैं ही काफी हूं। अब सुनो, होलकर भरतपुर की तरफ आया, कोई पता ही नहीं किधर गया। अब पीछे पीछे आया कौन? लॉर्ड लेक को पता चल गया कि गद्दारी की किसने, और रणजीत सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए और बढ़िया सैन्य व्यवस्था कर ली। अब बताओ गुस्से से लाल पीला हुआ कौन? लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारे साथ क्या किया? संधि का उल्लंघन किया। रणजीत सिंह ने कहा बिल्कुल। अब सुनो, तो कहा लॉर्ड लेक ने कहा कि अब तो हम जीतेगा किसको? रणजीत सिंह जी कुछ नहीं बोले, थोड़े टेंशन में आ गए। अब देखो आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। यह है, बताओ कहां का किला? बोलो। इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया किसने? बोलो। और लॉर्ड लेक ने अपने सैनिकों को कहा भरतपुर के चारों तरफ तोपें बिछाओ। क्या बिछाओ? हम भरतपुर की दीवारों को तोड़ेंगे और फतेह करेंगे किसको? भरतपुर दुर्ग को। ठीक है, तोपें बिछाई गई, और तोपें बिछाकर खूब सारा क्या दागा गया? बारूद। अब बारूद दागा तो खूब सारा धुआं वगैरह उड़ा, और धुआं वगैरह उड़ा, आवाज आई बारूद दागने की। तब लॉर्ड लेक हंसा कि हमने फतेह कर लिया। पर जब धुआं हटा, आगे दृश्य देखा, तो कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अब क्या हुआ तुम भी देखो। भरतपुर का दुर्ग, आर्ट एंड कल्चर हो गई। दुर्ग पढ़ लिए? पढ़ लिए? भरतपुर की खूबी कौन बताएगा? सुनो, पहले एक ही खूबी बताऊंगा, और वही सबसे बेस्ट खूबी है कौन से किले की? भरतपुर दुर्ग का निर्माण दोहरे परकोटे में हो रखा है। कौन से कोटे में? दोहरा परकोटा क्या हो रहा है समझ लेना।
एक तो प्रमुख दीवार और एक दीवार के बाहर दीवार, तो ये क्या कहलाया? दोहरा परकोटा। और इन दोनों दीवारों के बीच में भरा हुआ था रेत। क्या भरा हुआ था? चारों तरफ रेत भरा हुआ था, ताकि दुश्मन बाहर से क्या दागे? बारूद। तो पहली दीवार टूटकर वो बारूद आएगा तो उसकी गति आधी धीरी हो जाएगी, और फिर और आगे आएगा तो क्या होगा? और रेत में बारूद धस जाएगा, और प्रमुख मुख्य दीवार सैफ की सैफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, अब लॉर्ड लेक बारूद दाग रहा था तो बाहर वाली दीवार के लग रहा था, और दीवार जब टूट रही थी तो अंदर से बाहर आ रहा था रेत। क्या? तब लेक ने देखकर कहा, ओ माय गॉड, मैं बारूद दागता अंदर से धुड़ा था, हाँ, ये क्या हो रहा है? तब रणजीत सिंह ने कहा, जीत जीत जीत। तो लेक ने कहा, कोई बात नहीं, हम दरवाजे को उड़ाएगा। किसको? हाँ। तो अब रणजीत सिंह जी वापस चुप। लॉर्ड लेक आया किसके आगे? बोलो, दरवाजा मैं इधर बना रहा हूं, सुनना। आ गया दरवाजे के आगे, और सैनिकों को कहा, दरवाजे पर क्या बरसाओ? बारूद, तोपे, और तोड़ दो। किसको? दरवाजे को। रणजीत सिंह जी चुपचाप खड़े रहे, और लॉर्ड लेक ने बारूद दागा, बारूद गया, दीवारों के लगा, और दरवाजा टूटा ही नहीं। लेक ने कहा रणजीत सिंह को, कहा, भाई ये दीवारें और दरवाजे टूटते क्यों नहीं है? तब रणजीत सिंह ने कहा, ये जंग रोधक सीमेंट का कमाल है। किसका? टीवी में ऐड देखते हो ना कि टूटेगी कैसे, या अंबुजा सीमेंट से बनी है, पढ़ते हो ना? हाँ। तब रणजीत सिंह ने कहा, तोड़ दरवाजे को, ये हमारे भरतपुर का दरवाजा है, ऐसे टूटने वाला। और इस दरवाजे के बारे में बता दूं कि ये भरतपुर के जो जाट राजवंश के राजा हुए ना, इस दरवाजे को दिल्ली से तोड़ कर लाए थे। कहाँ से? हाँ, जाट जो होते हैं ना, मैंने कहा ना, ये खुरापाती दिमाग के, कि सब काम तो करते हैं हम, अलग करो, ताकि आने वाले समय में लोग हमें याद करें एक बेस्ट काम के लिए। तो जवाहर सिंह जी गए हुए थे किधर? दिल्ली। मुगलों की सेना को पूरा तो पराजित नहीं किया, पर पराजित कर दिया। पर जवाहर सिंह ने कहा, हम पूरा पराजित नहीं कर पाए तो सारा हमारा कोई ये अभियान याद ही नहीं करेगा, यहाँ पर काम ऐसा करके जाओ कि आने वाले समय में हमें याद करें। तब जवाहर सिंह जी ने कहा, यार इस घर का दरवाजा अच्छा है, तोड़ लो, हमारे भरतपुर के घर के बाहर लगाएंगे। लेकर आ गए ये दरवाजा, जो अष्ट धातु निर्मित था। कौन सा? और लगाया कहाँ? अब सुनो, लॉर्ड लेक जीत ही नहीं पाया। किसको? पर नकटा था, राजस्थानी भाषा में बोले तो कौन? लॉर्ड लेक ने अपना सैन्य दल चारों तरफ बिठा दिया और रणजीत सिंह को कहा, हम तब तक घेराबंदी नहीं उठाएंगे जब तक तुम बाहर नहीं आओगे। अब काफी समय तक बताओ क्या चली? बोलो बोलो। तब रणजीत सिंह का सब्र टूट गया और रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक को कहा, सॉरी, वापस संधि कर लेते हैं, हम तुम्हारे साथ। बोलो। तो अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे। और आपने पूरी पढ़ ली है सहायक संधि। कौन सी? पहला सवाल, अब बोर्ड पर देखो। सवाल पूछेगा स्टूडेंट एग्जामिनर कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? बोलो। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत? बोलो। राजा कौन? कब की? बोलो। अब सुनो, सहायक संधि में यूनिक चलेगा 1813
1803। तो आप 1803 को तो याद रखना ही है, सिर्फ तारीख याद करो 29 सितंबर। कितनी? अब बताओ, सवाल अगर थोड़ा घुमाकर पूछा कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ की रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि कौन सी? राजा। कब की थी? सिर्फ 14 नवंबर बोलो। कितनी? बोलो। उसके बाद गए कौन से पुर? धौलपुर के किस राजा ने की? बोलो। फिर एग्जामिनर पूछेगा सहायक संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन किसने किया? भरतपुर के किस राजा ने? एग्जामिनर सवाल पूछेगा ऐसी रियासत जिसके साथ 2 बार सहायक संधि की गई, राजा कौन? सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? अब ईमानदारी का परिचय देकर बताओ, क्या मैंने तुम्हें कोई पॉइंट कॉपी में लिखाया? पर सहायक संधि पूरी याद हुई कि नहीं हुई? बस ये होता है पहले समझना, और समझने के बाद आपसे बुलवाना, और जो आपने रिपीट कर दिया उसी को राइट ऑफ करना। याद हुआ कि नहीं हुआ? इसी कंसेप्ट के साथ चलेगी पूरी राजस्थान हिस्ट्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिख ले संधि को। अब देखना, अब संधि को हम फैरली लिखेंगे ना, मात्र कितने मिनट लगेंगे? अब सोचो मैं आता 2 मिनट में लिखा देता सीधे पॉइंट, क्या याद होते? नहीं ना। तो हमेशा स्टडी ऐसे किया करो। बस हेडिंग डालो जल्दी से। पहले हेडिंग डालोगे नए पेज में, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, और फिर आधुनिक राजस्थान का इतिहास हेडिंग डालकर लिखोगे क्या? संधियां। और संधियों के अंदर फर्स्ट नंबर 1 लिखोगे सहायक संधि। और सहायक संधि में कैसे लिखना है एक बार लिख के बताता हूं, देख लेना। सहायक संधि में लिखोगे लागू। बताओ किसने की? गवर्नर जनरल। हाँ लिखते रहो अब आप, और लिखो तब माइंड में बोल बोल कर लिखना है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। फिर लिखोगे उद्देश्य राजपूताना की रियासतों को EIC में मिलाना। उसके बाद लिखोगे सर्वप्रथम सहायक संधि कौन सी रियासत? भरतपुर। राजा कौन? रणजीत सिंह। तारीख 29 सितंबर 1803। इसी के नीचे आप लिखते रहोगे, मेरे तो इधर जगह खत्म हो गई, यहाँ पर लिख रहा हूँ रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि। लिखोगे आगे, बताओ कौन सा? अलवर। और अलवर के राजा बोलो? बख्तावर सिंह। तारीख
14 नवंबर 1803। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। ऑनलाइन वाले जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स फेंक देना। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो फेंकने का मतलब जब पढ़ाई करते हो तब तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रहता है ना, तब हमारे में वो फीलिंग आती है कि देखना अब सर ये बताएंगे, देखना अब सर ये बताएंगे, और उससे क्या होता है हम कभी भी सीख नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखें। और लिखते हुए क्लास के रूल्स भी सुन लो। आज जो पढ़ा है कल आते ही पहले जो पढ़ा है वो पूछूंगा आपसे। बोलो याद करके आओगे? बोलो आओगे ना? और मुझे जिसका थोबड़ा फूट रहा लगेगा उसको पूछूंगा, और फिर अगर उत्तर तो नहीं आया फिर हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि सुनो स्टूडेंट, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपका भी तो फीडबैक वापस आना चाहिए ना। सही एक नहीं है, ध्यान रखें इस बार को। लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? इसी के नीचे नोट लगाकर लिखो 2 पॉइंट। लिखा दूँ? लिखो जल्दी से नोट लगाकर। और नोट जब बोल देता हूँ ना तो बिल्कुल आपको बढ़िया समझ लेना, वो तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोट लगाकर लिखो सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी बताओ कौन था? लॉर्ड लेक था। याद रखें इस बात को। फिर लिखोगे अन्य रियासतें। क्या लिखोगे? अन्य रियासतों के साथ सहायक संधि। आपको तारीखें सिर्फ 2 की ही याद रखनी है। मैं सभी का यहाँ पर नाम लिखा रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी? भरतपुर। राजा कौन? रणजीत सिंह। फिर लिखोगे अलवर। अलवर के राजा कौन? बख्तावर सिंह। और उसके बाद आगे लिखोगे धौलपुर। कौन से सिंह? कीर्ति सिंह। और इन्हीं का नाम कहीं कहीं पर मिलेगा कीरत सिंह। क्या मिलेगा? और धौलपुर के बाद लिखोगे जोधपुर। जोधपुर के राजा थे मान सिंह। और आमेर के राजा थे, बोलो कौन? जगत सिंह द्वितीय। लिख लो जल्दी से। लिख लो जल्दी से स्टूडेंट। अन्य रियासतों के साथ सहायक संधियां। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? कल याद करके आओगे, फेयर रजिस्टर में उतार कर आओगे। और जो भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है जो क्लास से अनुपस्थित है तो उनको बोल देना कि भाई अब अभियान शुरू हो चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।